नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। राज्यसभा में गरजे विदेश मंत्री एस जयशंकर ऑपरेशन सिंदूर पर बोले, आतंकवाद पर हमने पाकिस्तान को दुनिया के सामने किया बेनकाब। राहुल गांधी ने फिर साधा पीएम मोदी पर निशाना, कहा ट्रंप का नाम नहीं ले पा रहे हैं पीएम मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पूरा सच बता देंगे। मंत्रियों पर लगे आरोपों को लेकर सीएम फडणवीस का बड़ा एक्शन, कैबिनेट बैठक में सभी मंत्रियों और पार्टी प्रमुखों को जमकर हड़काया। बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन की एक और बैठक, तेजस्वी के आवास पर सीटों को लेकर चर्चा, वीआईपी से लेकर वाम दलों ने ठोकी दावेदारी। पंजाब की आप सरकार की लैंड पूलिंग पॉलिसी का विरोध, किसानों ने निकाला ट्रैक्टर मार्च, मुश्किल में सीएम भगवंत मान। खबरों में सबसे पहले बात राज्यसभा की। संसद के मॉनसून सत्र का 8वां दिन भी तीखे सवाल जवाब के नाम रहा। लोकसभा में जहां ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा खत्म हो चुकी है, वहीं राज्यसभा में आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपना पक्ष रखा। पाकिस्तान, चीन और विपक्ष तीनों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने राहुल गांधी को चाइना गुरु बताया। विदेश मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी चीन के राजदूत से मुलाकात कर ट्यूशन लेते हैं और चीन पाकिस्तान की नजदीकी की जो बातें वो करते हैं वो नया कुछ नहीं है। जयशंकर ने साफ कहा कि यह गठजोड़ तब शुरू हुआ जब भारत ने पीओके को छोड़ दिया था। अगर आपको ये बात अब समझ आ रही है तो इसका मतलब है कि आप इतिहास की कक्षा में सो रहे थे। साथ ही एस जयशंकर ने कहा कि भारत ने आतंकवाद पर पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब किया है। आज जयशंकर राज्यसभा में जमकर गरजे। देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं की रणनीति है, जो बात करते हैं, प्रियंका वाड्रा हो, राहुल गांधी हो या मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे लोग हो, सोनिया गांधी की तो बात ही नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें बात ही नहीं करना आता है। वो तो किसी तरह से लड़खड़ाते हुए कुछ बोल लेती हैं, लिखा पढ़ा हुआ रहेगा तो इन लोगों के तरीके यही हैं, इतिहास को मिटा दो, वर्तमान में रहो, वर्तमान की बात करो। बिना इतिहास को जाने, इतिहास से सबक लिए हुए न वर्तमान सुधारा जा सकता है और न भविष्य की चिंता की जा सकती है। भविष्य बनाना है, वर्तमान में रहना है तो इतिहास को सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, उससे समझना पड़ेगा और गलतियों से सबक लेनी होगी। लेकिन कांग्रेस की ये पॉलिसी नहीं रही है, इसलिए डॉक्टर एस जयशंकर ने उनको याद दिला दिया कि देखो, जितनी विदेश नीति की बात कर रहे हो, ये राहुल गांधी जैसे लोग ये जानते नहीं हैं या फिर समझदारी नहीं है, सरकार तो इन्हीं की थी। जब डॉक्टर एस जयशंकर को चीन का एम्बेसडर बनाया गया था, किसकी सरकार थी? राहुल गांधी क्या उस समय सो रहे थे? 40 साल के हो गए थे, 40 साल से ज़्यादा उम्र थे और उस समय वो कांग्रेस पार्टी के नेता थे, सरकार इनकी थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। इनको चीन का एम्बेसडर बनाया गया, इनको अमेरिका का एम्बेसडर बनाया गया, उस समय भी इन्हीं की सरकार थी। हालांकि इनके एम्बेसडर बनने के कुछ समय बाद इनकी सरकार चली गई, मोदी की सरकार आ गई, लेकिन फिर भी सरकार इनकी थी। आपने सिंगापुर का एम्बेसडर बनाया। भारत और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर डील, जो सिविल न्यूक्लियर डील है, उसमें बड़ी भूमिका डॉक्टर एस जयशंकर ने निभाई, मनमोहन सिंह के साथ मीटिंग सेटिंग करवाने में। जापान के साथ अच्छे संबंधों में इनकी भूमिका रही है। डिप्लोमेसी ये कर रहे थे, आज इनको डिप्लोमेसी सिखाते हैं ये राहुल गांधी। तो बात तो यही होगी कि चीन के साथ संबंध भारत के कैसे रहे हैं और कांग्रेस के कैसे रहे हैं, ये तो सब लोग जानते हैं और अब ये जानकारी मिल चुकी है। तो डॉक्टर एस जयशंकर ने भी यही बात कही कि आप चीन के साथ संबंधों को लेकर भारत के हित की बात नहीं कर सकते क्योंकि आप चीन से ही ट्रेनिंग लेते हो। एमओयू साइन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ करती है। तो राजीव गांधी फाउंडेशन पैसा लेता है चाइना से, तो चाइना और पाकिस्तान के मुद्दे पर कांग्रेस कुछ नहीं कह सकती क्योंकि पाकिस्तान के मसले में भी हमेशा से ये पीओके की बात करेंगे। जवाहरलाल नेहरू ने पीओके को बेच दिया एक तरह से अपनी गलतियों की वजह से। तिब्बत में चीन को दे दिया तिब्बत, कंट्रोवर्सी भी नहीं पैदा की, ये भी नहीं कहा कि नहीं तिब्बत को अलग देश की मान्यता देने के लिए भारत खड़ा रहेगा, यूएन में भी खड़ा रहेगा। नहीं, तिब्बत है जो चीन का पार्ट है ऐसा मान लिया और फिर दलाई लामा को अपने आचरण दे दिया बाद में। तो ऐसी स्थितियों वाली कांग्रेस ऑपरेशन सिंदूर हो
या फिर कोई भी ऐसे मुद्दे हो जो नीतिगत हो, नीति के मामलों में। ये हिट एंड रन वाले केस की बात नहीं कर रहे हैं। मोदी को 56 इंच के सीने वाला बोल दो, सूट बूट की बात बोल दो, उनके पर्सनालिटी के बारे में बोल दो, बॉडी लैंग्वेज के बारे में बोल दो, इन बातों के लेकर जवाब देने की कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन नीतिगत मामलों की बात करेंगे तो फिर तो आपके पुरानी फाइलें खुलेगी और नेहरू खानदान के सारी गलतियों को बताया जाएगा। यही चल रहा है डिबेट में, यही राज्यसभा में भी हुआ और लोकसभा में भी हुआ। बिल्कुल। खबरों में अब बात राहुल गांधी की। ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद भारत पाकिस्तान के बीच अचानक हुए सीज फायर को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार हमला बोल रहे हैं। उन्होंने लोकसभा में कहा था कि पीएम मोदी ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान साफ तौर पर यह नहीं बोल सके कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मध्यस्थता का दावा झूठा है। आज मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने फिर कहा कि पीएम मोदी ने यह नहीं कहा कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, सबको मालूम है क्या हुआ, वो बोल भी नहीं पा रहे हैं, जबकि यही वास्तविकता है। अगर पीएम ने बोल दिया तो ट्रंप खुलकर बोल देंगे और पूरी सच्चाई रख देंगे, इसलिए मोदी कुछ नहीं बोल रहे हैं। बार बार ट्रंप का जिक्र करना क्यों जरूरी है? देखिए, राहुल गांधी हैं, ये कुछ भी जिक्र कर सकते हैं। यही डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति बने दूसरी बार, और डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन की तरफ से कहा गया, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कह दिया कि देखो, भारत में सत्ता परिवर्तन करने के लिए, यानी कि चुनाव जिताने के लिए कांग्रेस को, मोदी को हराने के लिए करोड़ों की फंडिंग की गई। उस बात के लिए नहीं, ट्रंप झूठा है, ट्रंप झूठा है, ट्रंप बकवास करता है, ट्रंप की बातों में कोई सच्चाई नहीं होती है। उस समय तो इनको लग रहा था ट्रंप झूठा है। और उसके बाद कई बार ट्रंप ने कहा भारत में क्या चल रहा है, सोरोस का पैसा कैसे आ रहा है, यूएस एड का इस्तेमाल किसके खिलाफ किया जा रहा है, तब ट्रंप झूठा है, ट्रंप झूठा है। और जब अब बात यही झूठा ट्रंप एक बात कह दिया कि देखो भाई, भारत और पाकिस्तान, ये भी स्पष्ट तौर पर नहीं कह रहा है, ट्रंप ने एक बार भी ये बात नहीं कही कि हमने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया, मोदी से बात की और मोदी को कहा सीज फायर करवाने के लिए, एक बार भी नहीं कहा। वो इनडायरेक्टली ये बातें करता है कि नहीं, भारत पाकिस्तान के संघर्ष विराम में सीज फायर में हमारी भूमिका थी, हमने रुकवाने की कोशिश की। ट्रंप की बात ही नहीं हुई। डॉक्टर एस जयशंकर कह रहे हैं ट्रंप की बात नहीं मोदी से हुई, और मोदी कह रहे हैं हमारी बात नहीं हुई। ट्रंप ये बात कह रहे हैं कि भाई देखिए, जब ये कनाडा गए हुए थे तो उस समय बात हुई और पीएम मोदी ने सीधे ऑफर ठुकरा दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा उस समय कि पीएम मोदी से ट्रंप की बातचीत हुई तो ट्रंप ने कहा कि आप आ जाइए अमेरिका, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। ट्रंप से बार बार कहा है सीज फायर की बात नहीं की जानी चाहिए, लेकिन ट्रंप के जुबान पे लगाम दिलाना अमेरिका के लोगों का काम है, वहां के प्रशासन का काम है, वहां के डिप्लोमेट का काम है कि आपके इस बयानों से डिप्लोमेसी कैसे खराब हो रही है। अगर भारत में कोई मंत्री गलत बयान करता है, प्रधानमंत्री भी ऐसी कोई बात बोल देते हैं, किसी दूसरे देश से संबंध खराब होने की बात होगी, तो वो भी मीटिंग में बताया जाएगा कि नहीं आप ऐसा मत कीजिए। उनके नज़दीकी अधिकारी बताएंगे कि देखिए, डिप्लोमेट बताएंगे, वहाँ के एम्बेसडर बताएंगे, सलाह के तौर पर ही बोलेंगे। तो इसलिए राहुल गांधी की बात नहीं की जा सकती। राहुल गांधी यही सवाल दोहराते रहेंगे और हर बार इनकी बातों के बाद कांग्रेस के कुछ नेता इन्हीं को गालियां देना शुरू करेंगे और धीरे धीरे जो 99 की संख्या है, अभी 75-80 के बीच हो गई है। कई कांग्रेसी नेता हैं जो नाराज चल ही रहे हैं, और धीरे धीरे ऐसा ना हो कि फिर से 54 से भी नीचे आ जाए कि इस बार जो एलओपी खेल रहे हैं, कांग्रेस के सांसद ही इतने नहीं रहेंगे कि इनको लीडर ऑफ अपोजिशन की कुर्सी पर बिठाए रखा जाए। जी, खबरों में आगे का रुख करते हैं। महायुति सरकार में विवादों में रहने वाले मंत्रियों को सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जमकर हड़काया। उन्होंने दो टूक लहजे में कहा कि अब किसी भी तरह की विवादित बयानबाजी के अलावा ऐसे कार्यों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जिससे सरकार की साख पर बट्टा लगे। मुख्यमंत्री ने मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट की बैठक के बाद विवादित मंत्रियों की जमकर क्लास ली। उन्होंने खासतौर से एकनाथ शिंदे गुट के संजय शिरसाट और अजित पवार गुट के माणिक राव कोकाटे को निशाने पर लिया। फडणवीस ने कोकाटे को अपने कृषि मंत्रालय पर ध्यान देने को कहा। वहीं कैबिनेट मंत्री शिरसाट को भी विवादों से बचने की नसीहत दी। सीएम ने कहा कि मीडिया के सामने बेवजह विवाद पैदा करने वाले बयान ना दे। सीएम फडणवीस फुल ऑन एक्शन में। देखिए, फडणवीस ने इतनी बातें नहीं कही है, ये सीधे तौर पर कहे कि अब एक्शन होगा। ये संवित सरकार है, गठबंधन की सरकार है, और गठबंधन की सरकार में ऐसा होता है कि गठबंधन के सहयोगी सोचते हैं कि मुख्यमंत्री तो भाजपा के हैं, ये हमारे मुख्यमंत्री नहीं है। हमारे नेता कौन है? एकनाथ शिंदे। हमारे नेता कौन है? अजीत पवार।
अब ये जो गलतफहमी है, उसी गलतफहमी का इलाज कर रहे हैं फडणवीस। और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ सहयोगियों की बात नहीं कही, अपने मंत्रियों, जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं, उन लोगों को भी कहा कि बातें कम करो और काम ज्यादा करो, क्योंकि चुनाव के पहले जो होता है वो चुनाव जीतने के लिए होता है। बातें होती है, कुछ परसेप्शन बनाए जाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद लोग ये नहीं देखते कि आप क्या कह रहे हैं, लोग ये देखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। तो अब आप काम करो, बातें मत करो। और जहां तक संजय सिरसाट की बात है, कोकाटे की बात है, इन लोगों को सिर्फ इसी बात के लिए नहीं कहा कि आप बातें कर रहे हो, बल्कि ये कंट्रोवर्शियल नेता है। और कोई है जो सदन के अंदर रम्मी खेल रहा है, उसके वीडियो आ जाते हैं। कोई है जो अपनी माँ के नाम पर बार चला रहा है, डांस बार चला रहा है, उसके नाम आ जाते हैं। तो ये बदनामी होती है सरकार की, और ये नेता है एनसीपी और शिंदे गुट के, शिवसेना के। तो सरकार की बदनामी ऐसे बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसलिए फडणवीस ने कह दिया है मंत्रियों की भी छुट्टी होगी, और ईडी और सीबीआई का एक्शन भी हम रोक नहीं पाएंगे। पिछले दिनों इन्हीं के शिंदे गुट के एक नेता के ऊपर ईडी का एक्शन हुआ था, तो शिंदे परेशान हो गए थे, अमित शाह से मुलाकात भी की थी, और इन्होंने कह दिया था कि भाई देखो, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ये नहीं कह सकते कि आप हमारे सहयोगी हैं तो आपके नेताओं को क्लीन चिट दे दिया जाएगा। तो इसलिए फडणवीस ने सीधे तौर पर कह दिया है दो टूक कि अब काम करो, कंट्रोवर्सी मत करो, और गलत करोगे तो सीधे कैबिनेट से बाहर और फिर जेल जाने में भी देर नहीं करेंगे, हम भेज कर ही रहेंगे। जी, खबरों में अब बात महागठबंधन की बैठक की। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हैं। इसी कड़ी में आज महागठबंधन की एक और बैठक हुई। यह बैठक तेजस्वी यादव के पटना वाले घर पर हुई। चुनाव की तैयारी में जुटे इंडी गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान मची है। सभी घटक दलों ने अपने अपने हिस्से की सीटों पर दावा ठोकना शुरू कर दिया है, जिससे आम सहमति बनना मुश्किल होता नजर आ रहा है। वीआईपी प्रमुख मुकेश सैनी ने 60 सीटों पर लड़ने और डिप्टी सीएम पद की मांग करके सियासी गर्मी और बढ़ा दी है। वहीं कांग्रेस भी कदम पीछे हटाने को तैयार नहीं है। इस बैठक में सीटों के बंटवारे को लेकर फिर चर्चा की गई। महागठबंधन की बार बार बैठक हो रही है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। देखिए, बैठक ही करेंगे, मीटिंग करने वाले लोग हैं, मीटिंग से ही चुनाव जीतने की कोशिश करेंगे, और जब चुनाव हार जाएंगे तो फिर बहाना क्या बनाएंगे? एसआईआर की प्रक्रिया पर, चुनाव आयोग की ट्रांसपेरेंसी पर, पारदर्शिता पर, फिर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीत, वोट खरीद लिया, वोट चुरा लिया, ये बातें करेंगे। 6 मीटिंग, 6 बार मीटिंग कर रहे हो, कोऑर्डिनेशन कमेटी बना रखे हो, सीट शेयरिंग पर बात ही नहीं बन पा रही है, कुनबा बढ़ रहा है, सीटों के डिमांड बढ़ रहे हैं, सीटों की संख्या तो नहीं बढ़ेगी। तो ऐसी स्थितियों में महागठबंधन के किस्मत में लिखा है मीटिंग करते रहो और उसके बाद चुनाव हार जाओ, क्योंकि इस बार की मीटिंग में भी मंथन कर रहे हैं एसआईआर पर। अरे भाई, एसआईआर पर क्या मंथन कर रहे हो? जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जब खुली छूट मिल गई चुनाव आयोग को, ड्राफ्ट तैयार है, तो जाकर ग्राउंड में मेहनत करो, क्योंकि जिसके पास सरकार है वो तो अपना काम कर रही है। अब कहोगे नीतीश कुमार से तुलना करने के लिए, तुम विपक्ष में बैठे हो, तुम्हें ग्राउंड में जाकर मेहनत करना है। नीतीश कुमार अपना काम सीएम आवास में बैठकर भी करेंगे। उन्होंने ममता, फिर आंगनवाड़ी सेवकों का, उन्होंने सहायिका का, सारे लोगों का पेमेंट बढ़ा दिया, बिजली 100 यूनिट से ज़्यादा 125 यूनिट तक फ्री करने की बात कह दी, महिलाओं को 50% रिजर्वेशन दे दिया। अभी एक पर एक घोषणाएं कर रहे हैं, विकास में भी और डायरेक्ट बेनिफिट भी दे रहे हैं। तो ये सब घोषणाएं हो रही है, इनको पैसे मिलेंगे। तो अब ये जो सहायिका, सेविका और ममता कार्यकर्ता, ये सारे जो हैं, ये सारी महिलाएं, उनके अकाउंट में अगर 2 महीने के बाद एक्स्ट्रा पैसे आएंगे तो वोट तो नीतीश कुमार को देंगे। तो ऐसी स्थिति में उनके पास एक चॉइस है कि वो सरकार में है, सत्ता में है, तो वो घोषणाएं कर सकते हैं, डायरेक्ट लोगों को बेनिफिट दिला सकते हैं। आपके पास वो चॉइस नहीं है। केवल सरकार की बुराई करने से नहीं होगा, तो मीटिंग करेंगे पटना में बैठकर और सोचेंगे कि आरा में जीत हो जाए। तो इसलिए इन लोगों के किस्मत में है चुनाव हारना, और तभी ये सिर्फ मीटिंग करते रहेंगे। और उधर एनडीए इस बार 150-60 से ऊपर सीटें लेकर आ जाएगी। सही कहा आपने। और खबरों के आखिर में बात किसानों के ट्रैक्टर मार्च की।
पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार की लैंड पूलिंग नीति के खिलाफ किसान संगठनों ने 116 गांवों में ट्रैक्टर मार्च निकाला। ये विरोध प्रदर्शन जो था वो संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में किया गया, जिसमें किसान अपनी जमीनों के बचाव में मान सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। लुधियाना में 24,311 एकड़ जमीन को औद्योगिक विकास के लिए चिन्हित किया गया है, जिसको लेकर किसान नाराज हैं और आज ट्रैक्टर मार्च निकालकर साथ ही सरकार को धमकी दी है कि अगर सरकार ने अपना फैसला वापस नहीं लिया तो आंदोलन और तेज होगा, जिससे पंजाब की भगवंत मान सरकार की चुनौतियां काफी बढ़ गई हैं। किसानों की नाराजगी और भगवंत मान की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। देखिए, बड़ी तो बहुत ज्यादा है, मीडिया में चर्चा कम हो रही है। ये भगवंत मान के पंजाब के गांव में एंट्री पर बैन है। पिछले दिनों आम आदमी पार्टी के कोई भी नेता अगर पंजाब के गांव की तरफ जा रहा था तो लठ लेकर खड़े थे सब, और वहां से भगा दिया कि गांव में नहीं, यहां नहीं आओ, तुम्हें जमीन से मतलब नहीं है, तुम्हें माफियाओं को संरक्षण देना है। तो ये जो लैंड पूलिंग वाली नीति ना है, ये सिर्फ लुधियाना के लिए नहीं है, पूरे पंजाब के लिए है। और वहां पर किसी भी छोटे शहर, बड़े शहर, शहर के आसपास क्षेत्रों में और शहर डेवलप करना है और जमीन लेना है, और इसके लिए कमेटी बनी तो दिल्ली के लोगों को उसमें कमेटी में रख दिया। भगवंत मान सीएम है तो अपनी जिम्मेदारी नहीं लेंगे, क्योंकि कल होके भूमि विवाद आएगा, कल होके ये जो लैंड माफिया जमीन खरीदेंगे अपने नाम से कर लेंगे, उसमें फ्लैटों का बंटवारा होगा, तो ऐसे में फंसेगा भगवंत मान। तो इसलिए उसने कमेटी का चीफ बना दिया अपने चीफ सेक्रेटरी को। ये अरविंद केजरीवाल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है। जो केजरीवाल यहाँ क्या किया, मुख्यमंत्री बनेंगे लेकिन कोई विभाग नहीं लेंगे, क्योंकि कोई विभाग में घोटाला होगा तो मेरी जिम्मेदारी तो नहीं रहेगी। हालांकि जिम्मेदारी तो मिल गई, क्योंकि पीछे के रास्ते से ये जो चोरी चकारी कर रहे थे उसमें ईडी ने पकड़ लिया कि सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम ही मास्टरमाइंड हो। उसी तरह से ये जो तरीका देखा है तो भगवंत मान भी वही कर रहा है। तो इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से मीटिंग बुलाई गई, सर्वदलीय बैठक भी हुई, जिसमें आम आदमी पार्टी के अलावा सारे पार्टियों के नेता आए। और फिर अब ये जो ट्रैक्टर मार्च चल रहा है अलग अलग गांव में, आम आदमी पार्टी के नेताओं को घरों के पास, मोहाली में भगवंत मान के ऑफिस के पास, उसके दफ्तर, उसके घर, हर जगह घेराव होगा। और अभी तो मीडिया शांत है, जब दिखना शुरू हो जाएगा तो पंजाब में फिर भगवंत मान के पास इस्तीफा देकर भागने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। नहीं भागोगे तो केजरीवाल तुम्हें उठाकर फेंक देगा। ये केजरीवाल की रणनीति है, इसलिए पॉलिसी बनवाया है कि आगे अगर एंटी इनकम्बेंसी से निपटना है, भगवंत मान को भगाओ, कोई नया नेतृत्व लाओ, और उसके बाद कहो कि देखो हमने तो जो आपके साथ अच्छा नहीं किया हमने उसको हटा दिया, अब नया चेहरा है तो नए चेहरे के साथ चुनाव लड़ेंगे। तो ये जो अरविंद केजरीवाल की रणनीति है भगवंत मान को फंसाने की, और भगवंत मान ने उस रणनीति के तहत अपने आप को फंसा लिया है। ये कुछ समय के अंदर वहां पर कई मंत्रियों का इस्तीफा होगा, कृषि मंत्री भी जाएगा, लैंड रेवेन्यू मंत्री भी जाएगा और भगवंत मान भी जाएगा। इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।